सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कराची में शारा फैसल और शारा कायदीन से मुंसलिक एक इमारत जिसका बड़ा चर्चा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और मीडिया में हर तरफ ये बात होती रही है कि ये इमारत जो है उसको गिराया जाने का अहकामात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिए गए हैं। इसे कहते हैं नस्ला टावर। नस्ला टावर में इस वक्त जो मकीन हैं वो साल साल से आबाद हैं, लेकिन जब ये चीज़ें अदालत में पेश की गई हैं तो अदालत में बताया गया कि 700 से ज़ायद गज़ का जो जगह है वो गैर कानूनी तौर पर इस बिल्डिंग का हिस्सा है। नज़रसानी की दरख्वास्त भी दी गई दोबारा से, तो फिर भी नज़रसानी की दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अब फिरोज़ाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर नोटिस भी मकीनों को भिजवा दिया है कि वो अपने घरों को खाली कर दें ताकि इस इमारत को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अब गिराया जा सके। मुनहदिम ये इमारत हो जाएगी। बहुत साल पहले इस इमारत को के लिए जो फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट हैं, उनकी बुकिंग करवाई गई थी मकीनों की जानिब से। जिस वक्त मकीन ये कहते हैं कि तमाम तर NOCs भी हमने देखे उस जो भी बिल्डर थे उनके पास, और हमने वो तमाम तर चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर बुकिंग करवाई। ये बिल्डिंग मुकम्मल हो गई। मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ पर रिहाइश पजीर हो गए, और अब अचानक से इस इमारत के हवाले से ये अहकामात जो है वो आ गए कि अब इसको गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ कराची में तजावज़ात के हवाले से एक भरपूर एक्शन लिया हुआ है, चाहे वो नालों के इर्द गिर्द की तजावज़ात हों या फिर कम्युनिटी जो पार्क्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके हवाले से जितनी भी चाइना कटिंग की चीज़ें उसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहीं पर ये एक बड़ी बिल्डिंग जो है नस्ला टावर, उसको गिराने के भी अहकामात हो गए हैं। सूरत हाल क्या है, जो वहाँ के मकीन हैं उनका क्या कहना है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और आबाद के फॉर्मर चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आप के वक्त का। और अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो नस्ला टावर के ही मकीन हैं और यहाँ पर जो कई महीनों से एहतजाज भी कर रहे हैं और इल्तिजा भी कर रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, हुकूमत से भी, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब अल्टीमेटली नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए कि अब आप इस इमारत को खाली कर दें। अब आप लोगों का क्या स्टांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद की थी। अब क्या आप लोग सोच रहे हैं, इमारत खाली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप खाली नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप सब तमाम भाइयों का शुक्रिया है जिन्होंने हमारी इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और आपने हमारी हर दफ़ा रहनुमाई की है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया है कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और मकीनों को, जो मकीन है यहाँ पे, उनको अपने पैसे दिलवा दिए जाएं। हमारा खाली करने का स्टांस यही है कि भाई हमको एक शर्त पे हम खाली करने को तैयार है, हमें हमारी पेमेंट दिलवा दी जाए और हमें खाली करवा दिया जाए, चाहे वो कोई भी दे। हमें उससे कोई इशू नहीं है। हमें आप 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, हमें 15 दिन का टाइम ना दे, हमें 8 दिन का टाइम दे। पहले पेमेंट दे दे, 8 दिन का टाइम दे और हमें खाली करवा ले। विदाउट दैट अगर ये आप कहेंगे कि हमें पेमेंट भी ना मिले और हम खाली करें, तो पहले तो ये बात है कि सबसे पहली बात कि इंसानी बुनियाद के ऊपर हम जाएं कहाँ? ना हमारे पास कोई नेमुल बदल है, ना कोई हमारे पास कोई जरिया है, ना कोई हमारे पास जगह है कि हम जा सकें। सही है, आपने हमें बोल दिया कि आप चले जाए जहाँ आपको जाना है, तो सर ये जहाँ जाना है इसके लिए पैसे चाहिए। बगैर पैसे के कोई आप भाई को नहीं पूछता है सर, तो हमें कौन पूछेगा? और आप ये कहते कि बिल्डिंग तोड़ने के बाद इसका आप बिल्डर से पैसे ले लें, तो आप हमें पैसे दिलवा दें और तोड़ दें। हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी बिल्डिंग में रहे और उसके ऊपर हमारे पास सर पे दीवार, हमारे पास सर पे तलवार लटकती रहे। पिछले 1 साल से हम इस अजियत का शिकार हो रहे हैं। हमारे घर में बच्चे, बीवियां और हमारी माएँ बहनें और हमारे जो बुजुर्गवार है वो सब परेशानी का शिकार, ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? हम आपके फैसले पे हम कोई, हमारे को तनकीद करने का ना हक है ना हमें करना है। हमें आपके फैसले के ऊपर ही चलना है और आपका जो फैसला है हम उसको बिल्कुल सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन आप उस फैसले को पूरा अमल दरामद करा।
आधा अमल दरामद ना करें। अगर आप हमें ये कहेंगे कि बगैर पैसे खाली करें, तो हम तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के कि हम यहाँ खड़े होंगे आपके सामने। आपको हमें मार के ये बिल्डिंग गिरानी है तो बिल्कुल गिराएं, बेशक हमारी जानें ले लें, कोई मसला नहीं है। आप हमें हमारे ऊपर से बुलडोजर चढ़ा दीजिए। जहां कराची में इतनी लाशें गिरती हैं जिसका किसी ने आज तक हिसाब नहीं दिया, ना किसी ने हिसाब लिया, वहाँ इतनी लाशें और सही नहीं अली साहब, ये तो हल यकीनी तौर पर नहीं होगा लोगों का है, लेकिन ये है कि इस हल की जानिब जो है वो जो आप बात कर रहे हैं कि पैसे आपके जो कीमत आपकी है वो दिलवा दी जाए, तो उसके बाद वो आप खाली कर देंगे। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ जीवा साहब से भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। सर ये अब एक मामला ये है कि जिस वक्त इसकी बुकिंग हुई थी, फिर वो एक तरीक़ाकार है, वो इंस्टॉलमेंट्स के प्लान होता है, फिर उसके बाद ये इमारत बन गई, हैंड ओवर हो गई, अब तो वो तमाम तर चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्डर को ये अहकाम दिए कि आप उनकी पैसे जो हैं वो उनको वापस करें। तो क्या ये मुमकिनात में है कि बिल्डर पैसे वापस करे? क्योंकि वो कहते हैं मैं तो जितना चीज़ें थी उस वक्त वो बन चुका, हम कैसे वो चीज़ें वो कर सकते हैं? तो क्या ये मुमकिन है अब उनको पैसे वापस किए जा सकें उस बिल्डर की जानिब से जिसकी बिल्डिंग है? आपका देखिए, पहले भी मैंने बात की थी। एक तो आज मैं आपसे ना मैं चाहूंगा कि एज ए फॉर्मर चेयरमैन आबाद या वाइस प्रेसिडेंट एफसीसीआई मैं एज ए इस वजह से बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक आम शहरी के, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे बात करना चाहूंगा। जी जी। मैं चाहूंगा कि उसमें जो है वो बिल्डर के बारे में भी सोचा जाए, उसमें ये जो अलॉटीज हैं उनके बारे में भी मैं सोचूंगा। लेकिन बात ये कि मैं थोड़ी बात करूंगा कि जो भी हुआ वो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वो आज तकरीबन 12 तारीख को जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है वो एक नोटिस सर्व किया है और उसमें कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको खाली करें कि हमें इसको डेमोलिश करना है। देखिए हल उसका, अब हम उसका हल क्या निकाले? देखिए एक तो गुजर नाला है या जो भी सरकारी जमीनों पे घर बने या जो भी हुआ उसको जो है वो कंपनसेट कर रही है गवर्नमेंट और उनको दूसरी जगहों पे जमीनें दे रही है। तो वो तो देखिए जहाँ भी सरकारी जमीनों पे घर बने हैं वो तो इंतहाई समझे 100% जो है वो गैर कानूनी है। अब हम आ जाते हैं नस्ला टावर। अब नस्ला का फील भी होगा, मेरे ये अली भाई जो लाइन पर है या जो अलॉटीज है उनको थोड़ा फील भी होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बिल्डिंग जो है डेमोलिश हो जाती है और ये जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, तो जब ये बिल्डिंग डेमोलिश होगी तो उसका जो है वो गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये 750 गज का प्लॉट जो है वो ओरिजिनल है, वो जो है वो जेन्युइन है 750 गज। उसके अलावा चले वो जमीन जो है वो गैर कानूनी है, उसको भी जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो कानूनी करार दिया गया। डीसी के डॉक्यूमेंट में, मास्टर प्लान केडीए के डॉक्यूमेंट में, एसबीसी के डॉक्यूमेंट में जब इन्होंने परचेज किया अलॉटीज ने, हर चीज जो है वो अप्रूवल के साथ थी और इन्होंने देख के ली। लेकिन जब ये बिल्डिंग डेमोलिश होगी तो उसमें 750 गज का या 783 गज का जो प्लॉट है वो तो जेन्युइन प्लॉट है ना, उसकी तो कुछ प्राइस होगी, ठीक है ना। उसको जो है वो स्लैश करके या कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी जगह पे जो है वो ये अलॉटीज को उधर जो है इन्वॉल्व करके और बिल्डर्स को इन्वॉल्व करके, मेरी हो सकता है इस बात पे मेरा बिल्डर से कोई तस्करा नहीं हुआ है। मैं ये अभी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुझे जहन में जब आपने हल की बात की तो ये हल आया। हो सकता है बिल्डर को नागवार गुजरे या अलॉटीज को नागवार गुजरे, लेकिन हल अगर काबिल कबूल है तो ठीक है। 750 या 785 83 गज का जो प्लॉट है उसकी कोई वर्थ होगी, तो उस पर जो है वो कोई 2 फ्लोर की ज्यादा उसमें गवर्नमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट करे। कोई इनको जो है वो साल के बिल्डिंग जो है वो बना के दी जाए जिसमें जो है वो कोई फंडिंग हो या कोई गवर्नमेंट उसमें थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन करे। मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट किस किस को पैसे देगी, गवर्नमेंट किस किस को जो है वो अगर आज तो ये बात हो रही है कि पूरा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी गैर कानूनी है, तो क्या पूरा गवर्नमेंट पैसे गवर्नमेंट कहाँ से फंड देगी? उसके पास इतना बजट ही नहीं है। लेकिन एक इस बिल्डिंग के लिए जिसकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी और जायज अप्रूवल दी है, गवर्नमेंट खुद कहती है, सरकार खुद कहती है कि जी हमने जायज अप्रूवल दी और हमें भी पता है कि वो जायज अप्रूवल हुई है, लेकिन मामला है 300-400 गज का। तो इस प्लॉट को जो है किसी तरीके से नेगोशिएट करके और इस प्लॉट को जो है वो अपनी जगह पर रख के या उस प्लॉट को आज जो प्राइस है उसमें सेल करके इनको ऑनरशिप दे दीजिए उन प्लॉटों की जो उधर अलॉटीज है, और उनका जो है वो
जो प्राइस है उसमें कवर हो जाती है। वो तो अभी मुझे पता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या होगी क्या होगा, लेकिन आपके बोर्ड चैनल पे मैं ये हल दे रहा हूँ कि इसका एक हल तो ये है। बाकी जो डिफरेंस है उसको जो है वो गवर्नमेंट बैठे या जो है वो कोर्ट जो है उसके ऊपर जो है वो कोई नजरसानी करे, क्योंकि हम आज जो खड़े हैं, हम आज टोटली एक ऑर्डर हो गया, उसके बाद टोटली हम जो है वो क्लाइंट के साथ खड़े, जो अलॉटीज है उनके साथ खड़े। उन्होंने सब कुछ देख के, अप्रूवल देख के, सारी चीजें देख के इसको परचेज किया। सही, लेकिन ये तो आरिफ जी साहब आपका हल है, लेकिन ये इस हल की जानिब तो अब सुप्रीम कोर्ट के दोबारा से इस हल की जानिब को जाए, उनके पास तो फिर हो सकता है। लेकिन अली साहब आप इस हल से इतफाक करते कि ये इस तरह से हो जाए, क्योंकि गिराना खरा शायद कोई हल नहीं है, अहकामात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहरहाल हैं। अली साहब जी जी बिल्कुल, भाई की बात से थोड़ा सा नाइत्तेफाकी करूंगा। उसकी वजह ये है कि सर ये जब बिल्डिंग अगर ये टूटती है तो ये 780 गज जो भी है, जो ऑफिशियल है, वो तो हमें भी पता है कि ये ऑफिशियल है, लेकिन सर इसके लिए हमें पैसे मिलेंगे कब? ये एक लायामल जो जो प्रोसेस है ना, इस वक्त जो हमारी पोजीशन ये है कि हम जाए कहाँ? आप ये बिल्डिंग तोड़ देंगे, जब बिल्डिंग टूटेगी उसके बाद ये जमीन गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को ऐसा इदारा मुक्तसब कर दे जो इस बिल्डिंग की अपने हुदूद में लेते वक्त, ये बिल्डिंग को अपने हुदूद में लेते वक्त हमें पेमेंट कर दे और जी फिर अपने हैंड ओवर कर ले। फिर ये चाहे उसमें बिल्डर को इन्वॉल्व करे या किसी को भी इन्वॉल्व करे, वो इशू हमारा नहीं है, क्योंकि हम इदारे नहीं है। इदारों को ये बेहतर है, हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी है अपने हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उनको ये कोई एक इदारा मुख्तस कर दे कि भाई आप इन्हें पेमेंट कर दे और अपनी पूरी बिल्डिंग को तहवील में लेके डिमोलिश करके ये 780 गज आप अपनी ले लें, आप इसको अपने हैंड ओवर कर ले, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा जमीन से क्या ताल्लुक है? आप हमें ये बताइए, गिरने के बाद हमें जवाब देगा कौन? हमें गिरने के बाद कोई जवाब नहीं देना है। आज तक किसी को जवाब मिला है ना किसी को जवाब मिलेगा। इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बड़ा एक आम पॉइंट है कि जो अलॉटीज हैं जिन्होंने पैसा दिया उनको अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे तो उससे पहले ये बिल्डिंग गिराई दी जाए, तो फिर ये भी एक नाइंसाफी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस जानिब भी वो देखना है। बहुत शुक्रिया अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ जीवा साहब, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि मामलात कैसे सेटल डाउन होंगे, और वो मामला है इस वक्त अवामी इशू के हवाले से, क्योंकि आज के दिन के ख़बर एक आई है कि इस वक्त ₹1.39 फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है, और उसके लिए जवाब भी कुछ देर पहले वफाकी वज़रा वो पेश कर रहे हैं। और आज ही समरी जा चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये से ज़ायद का इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ IMF की जो छठी किस्त है उसके साथ कुछ शराइत भी आ गई हैं, और वो शराइत हैं इस वक्त टैक्सेस की छूट के हवाले, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और FED छूट ख़त्म, और नेक्स्ट जो टैक्स रेट है उसमें इजाफे के लिए चीज़ें अब की जाएं। ये तमाम तर वो मामलात हैं जिससे एक तरफ तो इकॉनमी के बेहतर होने का हुकूमत दावा करेगी, लेकिन इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आएगा पाकिस्तान के अवाम पर, गरीब लोगों पर, के महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हमारे साथ इस वक्त सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपके वक्त का मुश्किल सा एक मरहला है पाकिस्तान के लिए शाह साहब, कि इस वक्त महंगाई के मामलात हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इंटरनेशनल जो पूरी महंगाई की लहर है वो पूरी तरह से वो हम देख रहे हैं वो जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत है पिछले तकरीबन कोई 15 महीनों से वो मुसलसल ही बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब इस सारे सिनेरियो में अब ये तय हो गया कि अब जो महंगाई है वो कम नहीं होगी, उससे बढ़ेगी, और यहाँ स्टेबिलिटी भी मुमकिन नहीं है। जी ये बिल्कुल ठीक है आप जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये तकरीबन किसी भी मुल्क के इख्तियार में नहीं है कि जब वो एनर्जी इंपोर्ट करता है या कोई चीज़ भी इंपोर्ट करता है तो उसको फिर अंदरूने मुल्क बहुत बड़ी सब्सिडीज़ दे के सस्ती दामों बेचे। उसका नतीजा ये होता है कि एक तो हुकूमत का बजट जो है वो इतना नहीं होता और बैंक्रप्सी आती है। सो ये इंटरनेशनल महंगाई जो है ये तमाम दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा है, तो हमारे अवाम पे इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है।
हैविंग सेड दैट, अब इसमें गवर्नमेंट की जो कोशिश है थोड़ी बहुत कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कुछ कुशन किया जाए गरीब ख़ानदानों को जी। और उससे उनको थोड़ी सी तक़वियत दी जाए, लेकिन वो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है एक्सपेंड, लेकिन अब क्योंकि ये महंगाई का दौर और आएगा तो उससे आपको इसको फर्दर एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। सो एक तो ये है कि हमारे पास जो आमदन के ज़राए हैं उनमें इजाफ़ा करने का आई थिंक एक दो चीज़ें हुई हैं जिससे बड़ा फ़र्क पड़ा है, और एक जो फ़र्क पड़ा है वो हमारी रेमिटेंसेस की वजह से हमारी तकरीबन कोई 5 खरब की रेमिटेंसेस आई हैं इस साल, जो पिछले साल आप समझ लें 2 खरब की थी जी। सो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और ये जो रेमिटेंसेस हैं ये तकरीबन पाकिस्तान के 60 से 70% ख़ानदान जिनके बच्चे या जिनके घर वाले जो हैं वो ओवरसीज़ किया जाके कमा के बेचते हैं, तो वो एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर छोटे शहरों में और पेरी अर्बन एरियाज़ में और बड़े शहरों में भी ज़्यादा आता है। दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब हमारा जो किसान है, जहाँ पे रूरल इकॉनमी है, जहाँ पे तकरीबन 60% आबादी है, तो वहाँ कम अज़ कम किसानों को अपनी पैदावार की कीमत में अब तकरीबन इंटरनेशनल लेवल की प्राइसेस मिल रही हैं और कई जगह पे तो उससे भी ज़्यादा हैं। सो वो भी एक इम्पैक्ट आमदन का हमें कंसिडर करना पड़ेगा। शाह साहब, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो आपने सबसे ज़्यादा, मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन ख़ानदानों में है जो कि जिनके ना तो वो रूरल इकॉनमी में है, किसानों के सेक्टर में है, ना उनका कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो वो उनके लिए ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा बोझ, जिसे हम मिडिल क्लास तबका कहते हैं, क्योंकि आपने जैसे एहसास प्रोग्राम के हवाले से कहा कि वो एक गरीब और ख़ास जो एक लाइन है उसके नीचे लोगों के लिए प्रोग्राम है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा किसानों के हवाले से सर, इस वक्त पाकिस्तान में यूरिया और DAP की और बिजली की कीमतें जो है किसान के लिए वो खासी महंगी हैं, तो बहरहाल फिर भी किसान को एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली चीज़ों में मिल रहा है। लेकिन मिडिल क्लास की जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो तबका है जिसकी आमदन नहीं बढ़ पा रही है लेकिन महंगाई उसके मुकाबले में वो बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे IMF के हवाले से जानना चाह रहा था। जी 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 सर। जो लोअर मिडिल क्लास है ना, उधर ज़्यादा हमें इफेक्ट नज़र आता है। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि अगर मोटरसाइकिलों की सेल और अगर आप छोटी गाड़ियों की भी सेल देखें और दरमियाने साइज गाड़ियों की भी सेल देखें, और ज़ाहिर है कि जो बड़ी SUVs हैं उनकी भी सेल्स में खासा इजाफा है। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास भी ज़रूर कंजम्पशन अपनी इंक्रीज कर रही है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जिसके पास ना तो रेमिटेंसेस हैं और ना ही उसके पास कोई पैदावारी सलाहियत है, उनके लिए ये बहुत एक क्रशिंग किस्म का बोझ है। और इसकी एक ही उम्मीद है कि ये जो इस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी हैं पिछले 3-4 माह में, वो अगले 2-3 माह में उसी तरह गिर जाएं। और उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका में जो शेल ऑयल प्रोडक्शन होती है जी, वो तकरीबन $50 पे वो वायबल हो जाती है। सही। तो इस वक्त तो प्राइस जो है वो $85 पे पहुंच गई है। तो इस वक्त अमेरिका में बहुत तेज़ी से शेल ऑयल प्रोडक्शन वापस लाइन पे आ रही है, और मेरे अंदाजे में अगले 3-4 महीने में ये जो $85 की प्राइस है ये कम होके कोई $60-65 तक आ जाएगी।
लेकिन ये उम्मीद पे है, जिसको कहा जा सकता है दुनिया उम्मीद पे कायम है। लेकिन जो इकोनॉमिक जो इंसेंटिव है वो यही है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा शेल ऑयल की होगी तो ये ऑयल के साथ कंपटीशन आएगा और फिर ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी। अगर शेल ऑयल आने में डिले होती है जी। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ऑयल की कीमतें जो हैं ये $100 तक भी जा सकती हैं। सो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये $100 तक गई तो हमारे पर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा और वो फिर हमारे लिए इकॉनमी पहले ही हमारी जो है इंटेंसिव केयर में है तो उसको फिर बहुत नुकसान पहुंचेगा। सो मेरी उम्मीद है कि ये 85 से अब वापसी का सफ़र का आगाज़ करेगी और 85 से ये 60-65 की तरफ डायरेक्शन होगी। मैं ब्रेक को बोल रहा, मैं क्विकली ये जानना चाह रहा था शाह साहब आपसे कि ये जो IMF के साथ अभी तमाम कुछ चीज़ें तय हो रही हैं, टैक्स छूट ख़त्म हो रही है, तो इससे आपको लगता है कि ये टैक्स जो है वो अब रेवेन्यू बेहतर होगा? एक पैरेलल महंगाई का, दूसरा हुकूमत की आमदन भी तो बढ़ना ज़रूरी है, तो टैक्स की सूरत हाल आप कैसी देख रहे हैं इस सारे अमल के बाद? शाह साहब जी, आई थिंक कि अगर तो ये हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं जी। एक तो ये है कि हमारे जो ये सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है और जाहिर है कि IMF कहता है कि आप ज़्यादा रेवेन्यू कमाएं और उसको सर्कुलर डेट को ख़त्म करें। दूसरी तरफ हमारे जो अखराजात हैं जिसमें हमारे करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स तो वो राइटली इस वक्त इस गवर्नमेंट का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे ख़र्चा किया जाए। सो आई थिंक कि नंबर वन जो आपका सर्कुलर डेट है उसमें हमें बड़े सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे। एक तो ये है कि चोरी को रोकना पड़ेगा और टोटली सीरियसली किसी की परवाह किए बगैर चोरी रोकना पड़ेगा। नंबर टू, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसको हमें सोलर से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो उसमें लगेंगे कोई 5-6 महीने कम अज़ कम, लेकिन वो हमें बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। तो ये अगर हम अपना इम्पोर्ट बिल को कुछ कम करते हैं, देखना है कि ये जो इकदाम शाह साहब आप फरमा रहे हैं वो इकदाम अब हुकूमत करे तो उसके बाद, क्योंकि एनर्जी की सबसे ज़्यादा प्राइस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से ही महंगाई जो है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि दुबई में एक्सपो हो रहा है तो पाकिस्तान का पवेलियन कितना खूबसूरत और कितना जानदार है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुबई में पूरी दुनिया से लोग मौजूद हैं क्योंकि दुबई में दुबई एक्सपो 2020 चल रहा है। ये एक साल डिले हुआ कोविड की वजह से, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, उन पर लोग विज़िट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी पवेलियन की बात करें तो अब तक जो आया कि तकरीबन 50,000 55,000 से ज़ायद लोग अब तक विज़िट कर चुके हैं पाकिस्तान के इस पवेलियन को, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात भी की जा रही है। पाकिस्तान पवेलियन में मौसमियाती तब्दीली, हेल्थ, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से सेमिनार्स वगैरह भी वो भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ औरंगज़ेब खान मौजूद हैं, जनरल मैनेजर हैं मिडल ईस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी के दुबई से। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब खान साहब आपके वक्त का। ये पूरा जो दुबई एक्सपो है, एक तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हर चीज़ देखी जा रही है। पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो एक्सपो है वो कितना कारगर होगा पाकिस्तान में, चाहे वो टूरिज़म के मामलात हैं, पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से या पाकिस्तान में जितनी भी सरमायाकारी के हवाले से, क्या फ़वाइद होंगे इस एक्सपो से? बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मुल्क के लिए कि 192 नेशंस पूरी दुनिया से
आपके नेबर कंट्री में, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे की फ्लाइट के ऊपर है, आके अपनी बेस्ट पोजीशन जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। सो अभी एक्सपो के अंदर 192 कंट्रीज अपने पवेलियन सेटअप करे हुए हैं उन्होंने, और फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू आर्ट टू कल्चर हर कोई प्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा हर मुल्क के लीडरशिप जो है, एम्बेसडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, एक्सपो 2020 आके अपने पवेलियंस को इनाग्रेट कर रहे हैं, लोगों को होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए। प्लस पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, जो कि 50 साल पुराना चल रहा है और वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इस साल, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, बिकॉज द अटेंशन विच पाकिस्तान इज़ गेटिंग, द लीडरशिप इज़ गेटिंग। अभी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सैटरडे को आए थे इनाग्रेशन करने के लिए। सो यूएई की लीडरशिप जो है उन्होंने उनको रिसीव किया, दे वर विद हिम थ्रू आउट द। So I think this is a great opportunity for Pakistan to showcase our history, our culture, our industry, our advancement, the soft side of Pakistan. I think this amazing opportunity. सही, आज के दिन कहा जा रहा है कि बिजनेस हब जो है वो भी आज पवेलियन में लॉन्च किया जा रहा है। उससे क्या फ़वायद आप समझते हैं कि इस वक्त जो विज़िट किया जा रहा है, एक तो क्योंकि पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद है वो इसलिए भी देखने आ रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो आप तक रिपोर्ट्स हैं, जो फॉरनर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, जो लोग देखना चाह रहे हैं, फॉरनर्स की भी पाकिस्तान पवेलियन में बहुत ज़्यादा विज़िट देखे गए हैं? जी जी बिल्कुल। ये जो अभी आपने बताया कि हमारे परसों तक 55,000 विजिटर्स आ चुके थे, उसमें से ज़्यादा तादाद जो है वो फॉरनर्स की है। उसकी वजह यह है कि जब आप एक्सपो जाते हैं तो आप देख रहे हैं हर तरफ यूएस का पवेलियन है, यूके का पवेलियन है, ऑस्ट्रेलिया का पवेलियन है। पाकिस्तान के पवेलियन की लुक एंड फील बिल्कुल अलग है। आप अंदर एंटर होते हैं, आपको वहाँ पे सकाफत, हेरिटेज, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पूरा आपको एक पहला एक्सपीरियंस मिलता है। प्लस द वे दिस वाज कंसेप्चुलाइज्ड, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $30 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की। द वे इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने यहाँ पे डेली और सरमायाकारों को अट्रैक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इनके इवेंट्स होंगे ऑन एंड ऑफ। इसके अलावा हमारा म्यूजिक कल्चर भी यहाँ पे प्रमोट होगा। एवरी डे दे विल इन इवेंट in at the Expo 2020 Pavilion of Pakistan to promote Pakistan business and Pakistan heritage to the foreigners. Again मैं वही बात बोलूँगा, जो हम लोग का advantage है being so close to Dubai and UAE versus other countries, it's very easy for our Pakistan business community, our industrial community to travel to Dubai, spend some time, अपने business community के साथ spend करें, जो foreigners आ रहे हैं उनको showcase करें और अपने आप को promote करें। 14 अगस्त भी सेलिब्रेट होगा, वाइल एक्सपो जो है वो मार्च में खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, बट आई थिंक दे आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट 14 अगस्त इन फरवरी। अब उसके अंदर बहुत बड़ा इवेंट होगा। उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आएंगे वहाँ पे, प्रेसिडेंट भी आएंगे, और उस पूरे हफ्ते के अंदर दे विल बी मीटिंग्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट अक्रॉस दैट वीक। सो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहाँ पे कोविड से हम लोग बाहर आ रहे हैं, बिजनेस थोड़ा सा खुल रहा है, एंड द अदर कंट्रीज आर लुकिंग एट द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। लास्ट 3-4 साल के अंदर जो ग्रोथ देख रहे हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आपने बात की औरंगज़ेब खान के, उसके यहाँ पर स्टॉल्स भी, लोग भी आ रहे हैं, चीज़ें भी देखी जा रही हैं। आप समझते हैं कि इससे जो पाकिस्तान के डायरेक्टली जो गेन है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसको बेनिफिट होगा इस पूरे के पूरे पवेलियन से, पाकिस्तान के इस पूरे एक्सपो से, कि वहाँ जो चीज़ें इस वक्त बेहतर हो रही हैं वो मज़ीद बेहतर होंगी, और जिन चीज़ों में इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लैग कर रहा है वो इस एक्सपो के ज़रिए प्रमोट होगा? बिल्कुल जी, देखें ये 6 महीने का इवेंट है, और गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, जो मैं आपको बता रहा था नंबर, वो इसी वजह से करी है कि हमारी पूरी कंट्री को एक प्लेटफॉर्म मिले पूरी दुनिया से बात करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब द होल बिजनेस कम्युनिटी इज प्लानिंग इवेंट्स अक्रॉस, जैसे आपने बताया आज रात को एक इवेंट है, नेक्स्ट वीक इवेंट्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं अभी दुबई, कल वो खलीज टाइम्स के ऊपर लाइव वो सेशन कर रहे थे, एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन अट्रैक्टिंग पीपल टू द पवेलियन।
अच्छी बात यह है कि जैसे अदर पवेलियंस या प्रमोटिंग अ सिंगल सेक्टर, कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, कोई सिर्फ डिफेंस की बात कर रहा है, कोई सिर्फ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। पाकिस्तान पवेलियन का इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया मुल्क के लिए कि आप आएँ, बिजनेस कम्युनिटी आए, प्रमोट करे, इवेंट्स करे, सेमिनार्स करे और अपने रेलिवेंट इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करे। So one week would be a textile week, week would be a sporting week, and you can keep doing it. देखें, दो चीज़ें, आपकी रिलेशनशिप आपको चाहिए लोगों से बात करने के लिए। लोग आ रहे हैं, बैरून मुल्क से मौजूद हैं, आपको पता है कि लेट्स से आयरलैंड की एम्बेसडर्स आए हुए हैं, वो आ रहे हैं दिसंबर की 17 तारीख को, सबका स्केड्यूल है। अब पाकिस्तान इंडस्ट्री को पूरी पता है कि 17 तारीख को ये 3 ममालिक के लोग आ रहे हैं, हमें वहाँ पे होना है ताकि हम मीटिंग कर सकें। कितना आसान है वर्सेस के आप 18 लोगों को लेकर जा रहे हैं आयरलैंड, 18 लोगों को लेकर जा रहे हैं आप डेनमार्क। यहाँ पे हर कोई आपके पास है, स्केड्यूल आपको पता है, आप आके बात करें उनसे, उनको अपनी प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, प्रमोट करें। I think this, and again I go back and say that I think government has done a fantastic job in capturing this opportunity and giving Pakistan a platform. देखें, इन्वेस्टमेंट कम नहीं है पाकिस्तान के लिए, हमारे we are always struggling with finances, उसके बावजूद the government realize कि इस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। So very good work done, please आप बिल्कुल सही। ये जो आपने बात की है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है और ये 6 माह तक जो दुबई एक्सपो है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वो जो एक सरमायाकारी के लिए कोशिशें गवर्नमेंट भी कर रही है, बिजनेसमैन भी कर रहे हैं, वो इस दुबई एक्सपो के ज़रिए वो हासिल भी हो। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब खान हमारे साथ। और अब देखना ये है कि ये जो दुबई एक्सपो है उसमें कौन कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान का पवेलियन में जो हम ट्विटर पे भी देख रहे थे को बड़ा शानदार किस्म का उसकी पजीराई हो रही है कि बहुत डिफरेंट है बहुत से ममालिक से, और यही इसकी खूबसूरती भी है। आगे बढ़ेंगे, एक और भी मामला है और वो भी अरब के सहराओं में अब T20 वर्ल्ड कप के हवाले से है कि T20 वर्ल्ड कप की पाकिस्तान भरपूर तैयारी भी करे। पाकिस्तान की टीम T20 के हवाले से ख़ासी मजबूत टीम भी है, लेकिन हर टीम इस वक्त भरपूर तैयारी करके आई है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर लेंगे। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। इस वक्त टीम सेलेक्ट हो गई, चीज़ें मुकम्मल हो गई, रवाना हो गए। अब अगला मरहला जो है वो मैचेस का, हर मैच बड़ा अहम है, लेकिन चले अगले संडे में पाकिस्तान भारत का मैच भी होने जा रहा है। तो ये इस वक्त जो आप पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन, मोराल और कंडीशंस वो कैसी देख रहे हैं, फेवर में आती है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान यहाँ दुबई में और शारजा में पाकिस्तान के मैचेस हैं। पाकिस्तान की जो शुरू में PSL होती रही है वो वहीं हुई है। जितने अरसे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं रही तो हम UAE में ही हमारा होम ग्राउंड रहता था। तो जहाँ तक एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे खेलने का, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितना किसी भी टीम के पास नहीं है। सो टीम में चेंजेस आए, एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया। शोएब मलिक आ गए हैं, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, शोएब मलिक, हफीज, यंगस्टर्स भी हैं। सो सारी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। अब देखना ये है कि परफॉर्म कैसे करते हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, एजाज़ वसीम बाकरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, मैथ्यू एडन भी दुबई में टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। टीम तो बेहतर चल रही, लेकिन एकदम से जो कोचिंग स्टाफ पूरा चेंज हुआ है, क्योंकि वो अब पहला वर्ल्ड कप में ही आकर वो आ रहा है, या तो उससे पहले उनके साथ जलन नहीं हुए। उसको किस तरह से देखा जा रहा है टीम की जानिब से कि नए कोचेस, नए टीम मैनेजमेंट के अंदर ये सारे मामलात होंगे? बहरहाल ये एक फैक्टर तो होता है टीम के साथ कि पूरी कोचिंग स्टाफ ही चेंज हो जाए। देखिए, मैंने बाबर आजम को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया था कि क्या ये मैच सिचुएशन और गेम अवेयरनेस सिखाने आ रहे हैं या आपकी टेक्निकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो बाबर का ये कहना था कि देखिए, मैच अवेयरनेस भी है, एबिलिटी भी है प्लेयर्स के अंदर। ये जो 2 वर्नन फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन को पाकिस्तानी टीम के साथ अटैच किया गया है, बुनियादी तौर पर ये रमीज राजा के ये दोनों लोग इंतखाब हैं। रमीज राजा ने जो फ्लेंडर के अंदर, उसको हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्यूरेट बॉलर कहा जाता है, उसको वो थोड़ी सी एक्यूरेसी बेहतर करेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स की। और हेडन को जो रमीज राजा लाए मौके से इस्तेमाल किया था कि वो ऑस्ट्रेलियन अग्रेशन अपने खिलाड़ियों में देखना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर डग आउट के अंदर इतने बड़े नाम बैठेंगे तो वो प्लेयर्स को थोड़ा मैच अवेयरनेस में रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो खेलना है,
देखिए वकार यूनिस और मिसबा के जाने का हम इसलिए भी नहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो तनकीद की जद में चले आ रहे थे और दूसरा टीम की खातिर खा कामयाबियां हासिल नहीं कर रही थी। तो नए जो लोग आए हैं इनसे ये तवक्को की जा सकती है कि ये प्लेयर्स को बेहतर अंदाज में गाइडलाइन करेंगे। अब देखिए किसी ने बल्ला पकड़ के तो उनको नहीं सिखाना कि आपने अब करनी है, सिर्फ गेम अवेयरनेस देंगे, मैच सिचुएशन के हवाले से कैसे करना है। और फिर T20 क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट है, इसमें दलेरी चाहिए। तो वो दलेरी का आंसर जो रमीज जो बात करते हैं हेडन की ऑस्ट्रेलियन अग्रेशन लाएंगे तो मुमकिन तौर पर मे भी ये लोग कुछ फायदा पहुंचा दें। लेकिन एक फैक्टर सकलैन मुश्ताक जो हेड कोच है उनको भी हमें सामने रखना चाहिए। वो NCA के अंदर पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, जहां हमारे प्लेयर ऑफ सीजन के अंदर NCA में रहते हैं। तो सकलैन का भी एक फैक्टर मौजूद है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हेडन का तो एक एग्रेशन उनकी अपनी गेम का भी था, फिर अब कोचिंग में भी वो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ फवाद मुस्तफा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एग्रेशन आप, क्योंकि नंबर 1 से लेकर तो नंबर 7 तक वो T20 का एक एग्रेशन होता है, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो टीम सेलेक्ट हुई है वो एग्रेशन भी उस तरह से नज़र आए सीनियर और जूनियर दोनों तरह के प्लेयर्स में। देखिए जैसे वसीम बात कर रहे थे, बात यही है कि इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको सिखाने तो आ नहीं रहे कि बैट कैसे पकड़ना है और बॉल कैसे करनी है। बेसिकली स्ट्रैटेजी बनानी होती है और आपने सिचुएशन वाइज किस तरह से खेलना होता है, प्लान करना होता है। सो ये चीजें ये दो अफराद करेंगे। और एग्रेसिव का हमारे यहाँ थोड़ा सा जो डेफिनेशन है ना वो लोगों के समझने की जरूरत है। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि आप बैट निकालें और पहली बॉल से छक्के मारने शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलनी होती है और सिचुएशन वाइज खेलनी होती है। किस किस्म का टारगेट है, किस किस्म की सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है, उसको रहते हुए लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहे कि आपने चीज को जीत की तरफ लेके जाना है, नेगेटिव सोच जहन में नहीं लानी है। उस तरह से आपने कैसे खेलना है। जहां भी हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी नेगेटिव चीजें आती हैं, आप देख लें वहीं पे टीमें गिरना शुरू हो जाती हैं। सो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं इनका एज सच कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, फ्लेंडर का भी नहीं है और हेड का भी नहीं है। लेकिन जिस किस्म की क्रिकेट इन्होंने खेली है, इन्होंने काफी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और जिस सिस्टम से ये लोग आ रहे हैं वहां पर एक डिफरेंट तरीके की क्रिकेट खेली जाती है। तो ये एक कोशिश है रमीज राजा साहब की, जिसपे कोई भी इसको सही मायनों में कह नहीं सकता ये कितनी कामयाब होती है, कामयाब नहीं होती। सो ये हमें इस टूर्नामेंट के बाद ही पता चलेगा। तो अब ये देखना यही है कि इस टूर्नामेंट में हम किस तरह से ये प्लेयर्स के साथ लड़के खेलते हैं। जहां तक सकलैन का ताल्लुक है, सकलैन का कोचिंग एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ काम भी किया है। इंग्लैंड की टीम जो वर्ल्ड कप उसका भी वो उस टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि सकलैन धीमे मिजाज के हैं, लड़कों से बात करना मैनेज करना आता है। सो ये एक थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा कि इन दोनों के साथ मिलके और सकलैन काम कर सकेंगे। तो टीम ठीक लग रही है। बाकी देखिए करना प्लेयर्स नहीं होता है, कोचेस नहीं खेलते। हमारी थोड़ी सी बाज़-औक़ात हम ज्यादती कर देते हैं, जीत और हार में हम कोचेस को एक बहुत बड़ा उठा देते हैं आगे। कोचेस का एक लिमिटेड रोल होता है। जो 11 खिलाड़ी हैं वही फर्क डालते हैं, कोच 1-2-3% तक ग्राउंड के अंदर तो खिलाड़ियों का ही है। बिल्कुल सिर्फ टीम गेम प्लान के अंदर सिर्फ चीज़ें हो सकती हैं, बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो प्लेयर्स का खेलना है। लेकिन एजाज मैं आपसे जानना चाहूँगा, 24 को पहला मैच और पाकिस्तान भारत रिवायती हरीफ है, अगले एतवार को वो मैच होने जा रहा है। एक अनचाहा सा प्रेशर भी होता है दोनों जगह, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, टीम्स के ऊपर। और दूसरा एडवांटेज भी है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा UAE शारजाह के अंदर खेलता रहा है इन ग्राउंड्स पर जिनमें मैच हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान टीम जब जा रही थी, आपकी बात हो रही थी, तो क्या किस तरह का इस चीज़ को ले रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच है? देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर मुदस्सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और कप्तान बाबर आजम को एक तरह का एडवांटेज ये हासिल है कि वो विराट कोहली की तरह अंडर प्रेशर में नहीं है। विराट कोहली ने अभी IPL खत्म किया, वो अपनी टीम को फाइनल तक नहीं ले जा सका। 8 IPL में वो RCB का कैप्टन रहा, एक भी नहीं जितवा सका।
इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम बगैर किसी प्रेशर के मैदान में उतरे हैं और विराट कोहली इस वर्ल्ड कप के बाद अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे चुके हैं कि ये उनका बतौर कप्तान ये वर्ल्ड कप है T20 का। और फिर हमने RCB के मैचेस में देखा है कोहली थोड़ा पैनिक भी हुआ है, सो बाबर पैनिक नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। और इसको इंडियन तबसरा निगार और साबिक क्रिकेटर्स भी मांग रहे हैं कि बाबर फ्रीली माइंड आ रहा है और कोहली जो है ना वो थोड़ा अंडर प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस की वजह से भी, कप्तानी की वजह से भी। और दूसरा जो फैक्टर आपने बताया कि UAE के अंदर हम 10-12 साल से खेलते चले आ रहे हैं, वो फैक्टर पाकिस्तानी टीम को जरूर सपोर्ट करेगा। और तीसरी सबसे अहम चीज, अभी IPL के 2 प्ले ऑफ मैचेस शारजा के अंदर हुए हैं, 136 रन हो रहे हैं, 140 रन हो रहे हैं, 150। स्पिनर्स का बहुत कलीदी किरदार है और स्पिनर जो है वो बहुत डोमिनेटिंग उसका यहाँ रोल होगा इस बार इस वर्ल्ड कप में, और लो स्कोरिंग मैचेस होने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड कप जो है वो ये कहा भी जा रहा है कि स्पिनर्स के लिए अब देखना है कि हमारे हेड कोच सकलैन मुश्ताक का जादू जो है वो किस तरह से वो चलता है। पाकिस्तान के पास स्पिनर खेप भी लेकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी आपका, फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।